की सबसे बड़ी खबर जो एग्री कमोडिटी के लिहाज से काफी बड़ी है वो है अप्रैल जून में हीट वेव की का जो अलर्ट आईएमडी की तरफ से जारी किया गया। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आर के जेनामणि साहब हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक है मौसम विभाग के। सर, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। सर, किन किन इलाकों में हीट वेव की संभावना ज्यादा दिख रही है अप्रैल से जून के दौरान? देखिए, वो हमारा जो है वो सीजनल फोरकास्ट है, मोटा मोटी का जो बात है। लेकिन हम तो ओनली ये जो आगे जो बोलते हैं 5 से 7 दिन तक एग्जैक्टली बोल पाएंगे। बट आगे वो जो है वो तो वो पहला वाला जो हमारा था लास्ट सैटरडे, उसी में था वो हीट वेव वाला। सर, आप लोगों का अनुमान है कि सामान्य से ज्यादा तापमान रह सकता है। कई सारे इलाके हैं जिसमें पूर्वी भारत, उत्तरी भारत, मध्य भारत वगैरह में, तो कितना ज्यादा तापमान रह सकता है सामान्य से सर? उसमें क्या है ना, आप अगर देखेंगे वो मैप फॉर्म में हम लोग उसको प्रकाश किया था, वो स्टैटिस्टिकल था, जो टर्शियरी बेसिस पर था। वो प्रोबेबिलिटी ऑफ हायर हीट वेव डेज था मेनली, जैसे आप बताया, जो उत्तर उड़ीसा है, झारखंड और बिहार, ये उड़ीसा, ये पॉकेट में था। या करेक्ट। ओके सर। सर, अल नीनो को लेकर कितनी संभावना बन रही है अब? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। हम लोग का जो आएगा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट बाई मई अप्रैल, तो वो पॉइंट क्लियर होगा। क्योंकि जैसे मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ कि एल नीनो का जो प्रेडिक्शन का जो सर्टेनिटी है वो ओनली लेटर हाफ ऑफ द अप्रैल में थोड़ा बहुत इंडिकेशन आता है। उससे पहले एल नीनो का जो ट्रेंड है या जो भी प्रोजेक्शन मॉडल से आता है उसका स्केल कम है एक्चुअली। Okay, so that's why we are waiting till mid-April to get the latest and then talk about the monsoon. Yeah. जेनामणि साहब, आखिरी सवाल, क्योंकि आपको मीटिंग में जाना है, अब आखिरी सवाल में यही होगा कि अब मौसम का पूर्वानुमान कब तक जारी करेंगे? 15 अप्रैल तक उम्मीद करें? या हमारा तो बाय 15 अप्रैल हो जाता है इन जनरल हर साल में। ठीक है। तो लेकिन एक अच्छा न्यूज है कि जो रेन का जो चल रहा था, जो मतलब हर 3 दिन में, हर 4 दिन में, अभी काफी कम होगा। जैसे सेंट्रल इंडिया है, पश्चिम भारत है, तो जहां भी छुटपुट होगा, पर अदरवाइज मेजर एक्टिविटी तो अभी नहीं है। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आपसे डिटेल्स में आगे फिर से बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आईएमडी का जो अलर्ट है, एक बार फिर से आपको दोहरा दूं कि अप्रैल से जून के दौरान सामान्य से ज्यादा तापमान का अनुमान देश के कई हिस्से में लगाया जा रहा है, जिसमें मध्य भारत, पूर्वी भारत, उत्तर और पश्चिम भारत के कुछ इलाके, हालांकि उत्तर पश्चिम के कुछ इलाके ऐसे भी होंगे जहां पर सामान्य से कम तापमान भी रह सकता है, वहां पर कम गर्मी रह सकती है। और कौन कौन से राज्य जहां पर हीट वेव की संभावना ज्यादा है, उसमें बिहार, झारखंड, यूपी, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, यानी ये 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर हीट वेव की संभावना ज्यादा बन रही है अप्रैल से जून के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर कमोडिटी मार्केट के लिए, वो है कच्चा तेल, जहां पर आज जबरदस्त तेजी दिख रही है। एमसीएक्स की बात करें तो 6% से ज्यादा का उछाल है, $84 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव है, 5% से ज्यादा का उछाल यहां पर दिख रहा है कच्चे तेल में। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा साहब है, जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट, उनसे आगे बात होगी। रविंद्र जी, सबसे पहले आपसे क्या लग रहा है कच्चे तेल में जिस तरह के फैसले ओपेक प्लस की तरफ से हुआ है, क्या असर, कितना असर होगा आगे भी मार्केट पर? वेल, आई थिंक उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें दिख चुका है। ऑलमोस्ट 5% अप है क्रूड। लास्ट वीक में हमने जो कर्डिश एक्सपोर्ट्स जो हॉल्ट हुए थे, आई थिंक उसकी वजह से एक सपोर्ट आया था। लेकिन संडे को ये खबर आई कि दे आर रीचिंग अ डील, और उसके बाद तुरंत ही ओपेक का ये स्टांस लेना एक इंडिकेशन है कि ऑयल को स्टेबल करने के लिए ओपेक इज स्टिल एक्टिव। तो मेरे हिसाब से ये जो फैक्टर है ये सपोर्टिव रहेगा। बट जो ओवरऑल माइक्रो इकोनॉमिक बैकड्रॉप है वो अभी भी बैकग्राउंड में है, तो दैट माइट कैप द गेन्स। तो मेरे हिसाब से जो WTI क्रूड है उसमें $82.50, जो कि बहुत टाइम से प्राइसेस उसके ऊपर नहीं गया है। एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में अराउंड 6750 6800 का एक रेजिस्टेंस है। तो जब तक कि इसके ऊपर नहीं जाता, मुझे लगता है कि 82 हाफ एक हायर बाउंड रहेगा। और लोअर बाउंड की बात करें तो अराउंड $77 से लेकर $76 का WTI में रहेगा। और अगर ब्रेंट की बात करें तो ब्रेंट में भी $88 to $90 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगा। तो मेरे हिसाब से जब तक कि ये प्राइसेस के जो हायर रेंज है ये नहीं निकालते, तब तक हो सकता है कि अपसाइड माइट बी स्लाइटली लिमिटेड।
क्योंकि और भी सारे फैक्टर्स है। ओपेक का जो फैक्टर है वो तो अभी डिस्काउंट हो चुका है मार्केट, बट उसके अलावा जो मैक्रो इकोनॉमिक के अनसर्टेनिटीज है डिमांड को लेके, ऑलरेडी ऑप्टिमिज्म तो है चाइना को लेके, बट स्टिल आई थिंक दैट विल इम्पैक्ट द मार्केट्स। तो मेरे हिसाब से 8250 से लेके 76-77 डॉलर का एक ब्रॉड रेंज रहेगा WTI क्रूड। ओके अनुज जी, 6525 MCX क्रूड का भाव है, इन स्तरों पर जो ट्रेडर्स है उनके लिए क्या सलाह है? फ्यूचर्स या ऑप्शंस में कोई रणनीति बता दीजिए। विष्णु जी गुड मॉर्निंग। देखिए ट्रेंड डेफिनेटली एकदम से रिवर्सल हुआ है। जहां हम देख रहे थे कि 2023 में अभी तक के नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले थे, अब वो धीरे धीरे पॉजिटिव में कन्वर्ट होते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 6800 का जो आपका कॉल ऑप्शन है, जो कि करीबन 108 के आसपास है, मुझे लगता है कि उसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लग रहा है कि जल्दी ही वो 150 से लेकर 200 तक जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड के अंदर एक चेंजेस देखने को मिले फंडामेंटली, वो लग रहा है कि प्राइस को इवनिंग सेशन में और आने वाले 1 या 2 दिन में और लीड करता हुआ दिखाई देगा। तो हमें लग रहा है कि 6800 का कॉल ऑप्शन, जो कि करीबन 108 के आसपास है, उसमें खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। हमारे साथ जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी भी है। तनेजा जी, क्या लग रहा है ओपेक प्लस का जो फैसला आया है, बाजार को उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा कटौती होगी, अतिरिक्त कटौती, क्या इसका असर कितना तक जा सकता है? कहां तक ब्रेंट क्रूड का भाव जा सकता है? क्या जल्द $90 पार करेगा ब्रेंट क्रूड? अब देखिए बाजार का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम तो जानते थे, हम कह रहे थे कि कीमत ऊपर जाएगी। ये 80 से नीचे जब भी जाएगी ओपेक इंटरवीन करेगा। $80 से नीचे अगर ब्रेंट जाता है तो ओपेक प्रोडक्शन कट करेगा, औपचारिक रूप से करे, अनौपचारिक रूप से करे, घोषणा करे या ना करे, लेकिन प्रोडक्शन कट करेगा। और उन्होंने अपनी मीटिंग से पहले ही ये कर दिया। सऊदी अरब, कुवैत, आपने देखा सारा इराक और बाद में UAE सब उसमें शामिल है। क्योंकि $80 से अगर जो है कच्चा तेल नीचे रहता है, खासतौर से सऊदी अरब की जो आंतरिक जो उनकी स्थिरता है आर्थिक और सामाजिक, उसमें परेशानी हो जाएगी, क्योंकि वो जितना इन्वेस्टमेंट कमिट कर चुके हैं अपना इंटरनल डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए उनको $80 का चाहिए, कि उनकी मुख्य आय तेल से ही होती है। ये अब दूसरी तरफ हमने ये देखा, ये उम्मीद थी कि डिमांड शायद बढ़ जाएगी। चाइना से उम्मीद की जा रही थी कि जो है वो डिमांड जो है अप्रैल तक उसमें 9 लाख बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन चाइना की रिकवरी स्लो है। और उसमें मुझे अब लगता है लोगों का, ये तेल जगत में ज्यादातर लोगों को मानना है कि शायद वो अगस्त सितंबर तक जाके उनकी रिकवरी में जो है पूरी तरीके से बढ़ोतरी वो आ पाएगी, जो बाजार को जरूरत है। इसका मतलब कुल मिलाकर के डिमांड जो है वो उतनी तेजी से बढ़ी नहीं है, बहुत कम बढ़ी है। थोड़ी बहुत जो बढ़ी है वो भारत में ही बढ़ी है। उसको उनको लगता है कि इससे तो कीमतें और नीचे चली जाएंगी, और इसीलिए उन्होंने जो है वो प्रोडक्शन कट जो है वो लेके आए हैं, क्योंकि ओपेक हर हालत में $80 जो वो चाहता है। अब बात ये उठती है, गोल्डमैन सैक ने कहा कि $100 पहुंच जाएगा, कुछ लोग और कह रहे हैं 90 क्रॉस कर जाएगा। अभी मुझे उसकी वजह नजर नहीं आती है, क्योंकि ऐसे कोई डिमांड में बढ़ोतरी नहीं है और सप्लाई में भी इतनी ज्यादा कोई अभी चिंता वाली बात नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि $80 से $90 के जो बैंड है उसमें ही तेल घूमेगा। हो सकता है कभी 80 से नीचे चला जाए, $95 भी जा सकता है, लेकिन अगर आप एवरेज निकालते हैं आने वाले 3-4 महीने का, तो एवरेज $80-90 के बीच में रहेगा। उसमें जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, ओपेक और नॉन ओपेक, उसमें सब शामिल हैं, उनको भी परेशानी नहीं है। उनका जो अपना अर्थशास्त्र है वो ठीक काम करता है। जो बड़े आयातक हैं, मुख्यतः उसमें चीन और भारत हैं, उनको भी अगर $80-90 के बीच में रहती है, परेशानी तो होती है, पर बहुत परेशानी नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी 90 से ऊपर की बात तो अभी नहीं कह सकते। सस्टेन वे में बीच में जा सकता है, $95 चला जाए, लेकिन टिकेगा नहीं। 80 से नीचे भी जाएगा, वहां भी नहीं टिकेगा। 80 से 90 का जो बैंड है उसमें ही रहेगा, और मुझे लगता है अगर ये रहता है तो ओपेक उसमें इंटरवीन नहीं करेगा। अगर 80 से नीचे जाता है ओपेक इंटरवीन करेगा, 90 से ऊपर जाता है तो अमेरिका इंटरवीन करेगा कि वो 90 से ऊपर ना जा पाए, और भी कुछ उत्पादक जो आयातक वो इंटरवीन करेंगे। तो अभी जो माहौल है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का, यूक्रेन की हालत, चीन की अर्थव्यवस्था को अभी भी थोड़ी धीमी चल रही है, और ग्लोबल इंडस्ट्रियल आप देख रहे हैं बैंकिंग इंडस्ट्री का क्या हाल है, तो $80 से $90 का बैंड वो ही बड़े आयातक, बड़े निर्यातक, दुनिया की अर्थव्यवस्था, वो कुल मिलाकर के उनको लगता है यही अनुकूल है। मुझे लगता है कि यही रहने वाला है। 90 से ऊपर सस्टेन में अभी जाने का कोई माहौल मुझे नजर नहीं आता। ओके, शुक्रिया तनेजा जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अब बिटूपन 6500 की जो एट द मनी है, क्या खरीदे, कॉल या पुट खरीदे क्रूड की? देखिए फिलहाल जो अभी स्टेप लिया था उसके हिसाब से तो मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम है। मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था वेडनेसडे को, जब 6000 के आसपास ये क्रूडल चल रहा था, 6450 का मैंने भी बोला था कि वहां तक मार्केट जा सकता है। और फिलहाल के लिए जो सेंटीमेंट थोड़ा सा ये एडिशनल पुश है जो ओपेक के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा हायर रेंज में मार्केट आ गया है, और यहाँ पे फ्यूचर्स में तो काम करना बड़ा रिस्की रहेगा। मेरे हिसाब से डिफेंसिव प्ले होगा,
जो एट द मनी है 6500 के आसपास जो कॉल है उसको ले सकते हैं 210 के आसपास, 120 के आसपास स्टॉप लॉस, मेरे हिसाब से 350 का टारगेट रहेगा। अभी एक चीज देखिए 8250 का जो भी एक टेक्निकल रेजिस्टेंस है, वो अगर ये जो फैक्टर है उसके हिसाब से एक बार स्पाइक भी आ सकता है। ऐसा नहीं वो ब्रेक करने के बाद सस्टेन करे ना करे, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, लेकिन जो मोमेंटम फैक्टर है ये स्पाइक आ सकता है। लेकिन मोमेंटम मैक्सिमम मेरे हिसाब से अगर कोई रिवर्सल नहीं होता डिसीजन का, तो मेरे हिसाब से इवनिंग सेशन में एक बार यूएस में सेशन में स्पाइक आ सकता है। तो बी ऑन द बाय साइड फॉर द डे, दैट टू बी ऑन द ऑप्शन साइड। आज के लिए फ्यूचर थोड़ा देख टाक के करिए। ओके, यानी कॉल खरीदने की सलाह बीटपन की तरफ से आ रही है। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो गोल्ड, सिल्वर और मेटल की बात होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ अब एक और मेहमान जुड़ गए हैं। डीएन पाठक साहब हैं, ईडी हैं सोपा के। सर स्वागत है आपका। सर सबसे पहला मेरा सवाल होगा, आप लोगों ने जो सेबी को चिट्ठी लिखी है उसमें अब आप लोग मांग कर रहे हैं कि एडिबल ऑयल के वायदा को एनसीडीएक्स पर शुरू कर दिया जाए, और आपकी जो दलील है सोपा की तरफ से दलील ये दी जा रही है कि भाव तेजी से गिरे हैं, ऐसे में रिस्क मैनेजमेंट के लिए कोई टूल्स नहीं है यहाँ पर, और हम 60% तक इंपोर्ट भी करते हैं। तब मेरा सवाल ये है कि क्या जब भाव तेजी से ऊपर की तरफ जाते हैं तो उस समय क्या रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती? अगर आप याद करें तो जब हमने सोयाबीन पे फ्यूचर बंद करने की बात की थी, उस वक्त भी कंसिस्टेंटली हमारा स्टैंड ये था कि सोयाबीन के ऑयल पे फ्यूचर जारी रहना चाहिए। ये मेरा कोई नया स्टैंड नहीं है कि इसको खोला जाए। अभी हम थोड़ा एम्फसाइज कर रहे हैं कि अब इसको खोलने का टाइम आ गया है। इसका प्राइस के ऊपर नीचे रहने से फर्क नहीं पड़ रहा है। रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत तभी भी थी, ऑयल में अभी भी है, क्योंकि हम 55-60% ऑयल इंपोर्ट करते हैं। सोयाबीन में स्थिति डिफरेंट है। हमारा स्टेक वहाँ बहुत कम है, हमारी क्रॉप कम है, ग्लोबली ट्रेडेड है, लेकिन हमारे यहाँ की क्रॉप काफी है और इंटरनेशनल बाजार में हमारा 2-3% शेयर है। तो ऑयल में हमारा स्टैंड हमेशा यही था कि इस पे फ्यूचर्स चालू रहना चाहिए, और अभी भी यही है। सोयाबीन को लेकर सर क्या लग रहा है, क्या सोयाबीन में भी तो रिस्क मैनेजमेंट कारोबार भी तो है सोयाबीन का, तो सोयाबीन में क्यों नहीं वायदा शुरू होना चाहिए सर? देखिए, सोयाबीन में रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही है कि सोयाबीन की क्रॉप अपनी जितनी है और उतनी अपनी खपत है, बल्कि क्रॉप थोड़ी ज्यादा है। अभी पिछले अगर आप एक साल से देखेंगे, जब से ये वायदा बंद है तब से देखिए सोयाबीन की प्राइसेस कितनी एकदम एक लेवल पे चल रही है, ना कोई बहुत ऊंचा जा रहा है नीचे जा रहा है। ऑयल की प्राइसेस कहाँ से कहाँ चली गई, ऊपर चली गई, नीचे चली गई, लेकिन सोयाबीन की प्राइसेस में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये हमारी बात को साबित करता है कि सोयाबीन में फ्यूचर ट्रेडिंग की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए, उठा के पिछले एक साल की प्राइस देख लीजिए। सोयाबीन क्या लग रहा है, अगर भाव में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो या तो क्या वायदा ही उसकी वजह है, वायदा को बयान करने से वो चीजें स्थिर हो जाती हैं? देखिए, मैंने तो कभी ये बात मानी नहीं है कि वायदा बाजार का प्राइस से कोई ताल्लुक होना चाहिए। जो हमारे मित्र हैं जो कहते हैं कि वायदा बाजार होना चाहिए, प्राइस से उसका फर्क नहीं पड़ता है, मैं भी वही बोलता हूँ कि वायदा बाजार इसलिए होना चाहिए कि ये हेजिंग और रिस्क मैनेजमेंट का टूल है, प्राइस डिस्कवरी है। इसलिए नहीं कि प्राइस ऊपर नीचे होती है। प्राइस ऊपर नीचे होती है डिमांड सप्लाई के बेस पे, लेकिन अगर प्राइस ऊपर नीचे होने लगे स्पेकुलेशन के बेस पे, ओवर स्पेकुलेशन पे, तो वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए सोयाबीन के तेल में डेफिनेटली वायदा बाजार की जरूरत है, पहले भी थी, आज भी है, और हमारा स्टैंड बड़ा कंसिस्टेंट है उसको। पाठक साहब वक्त कम था लेकिन आपने समय निकाला हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फटाफट से अब सवाल लेते थे। ट्रेडर्स के हिसाब से आज नॉन एग्री मार्केट में क्या करना चाहिए? रविंद्र जी वक्त आज कम है, गोल्ड और सिल्वर पर सबसे पहले बता दीजिए क्या करे ट्रेडर्स आज के लिए? वेल, गोल्ड सिल्वर दोनों ही थोड़ा सा दबाव में दिख रहा है, क्योंकि जो क्रूड के प्राइसेस ऊपर गए हैं, आई थिंक दैट इज अगेन ट्रिगरिंग इन्फ्लेशन वरीज, और वो कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर को प्रेशराइज कर रहा है। और पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड जो नियर मंथ है जून कॉन्ट्रैक्ट, वो आ सकता है टुवर्ड 59,000 से 59,100 के आसपास। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी 71,000 के आसपास एक बार प्राइस डिप आ सकता है। बट आई थिंक दिस प्राइस डिप्स आर बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा गोल्ड सिल्वर दोनों में। अनुज जी गोल्ड और सिल्वर पर सिर्फ कॉल बता दीजिए आज के लिए। देखिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी कि जिस तरह क्रूड बढ़ा है तो उससे हमें लग रहा है कि सपोर्ट रहेगा। तो गोल्ड में करीबन 59,250 में खरीदारी करें, 58,950 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 59,800 तक हो सकता है। वहीं सिल्वर के अंदर भी करीबन 71,400 में खरीदारी कर सकते हैं, 70,700 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 72,200 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $1970-1975 तक के लेवल गोल्ड में दोबारा देखने को मिल सकते हैं। ओके, बीटूपन बेस मेटल्स में कोई एक काउंटर चुनना हो तो क्या चुनेंगे आज के लिए?
देखिए मुझे तो फिलहाल के लिए कॉपर थोड़ा सा लग रहा है वीक हो सकता है। 785 के आसपास जो भी कॉन्ट्रैक्टर 785 के आसपास सेल कर सकते हैं। 775 के आसपास टारगेट रहेगा। 792 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा वीकनेस है और मेरे हिसाब से आज के लिए थोड़ा कॉपर में ही बेटर रहेगा। बाकी एल्यूमिनियम थोड़ा पॉजिटिव है। बेस टेक सेल कॉपर ऑन द राइज। रविंद्र जी, बेस मेटल्स में आप क्या सलाह दे रहे हैं, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? वेल मुझे भी लगता है कि कॉपर थोड़ा सा दबाव में रह सकता है और पॉसिबिलिटी है कि 777 का एक सपोर्ट है इसमें, अगर उसके नीचे जाता है तो इट माइट मूव टुवर्ड 772 773। तो उछाले पे शॉर्ट करने की स्ट्रेटेजी है, बट 785 का एक क्रूशियल लेवल है। जब तक वो होल्ड है तब तक मेरे हिसाब से एक सेलिंग बन सकता है, बट 785 के ऊपर अगर निकल जाता है तो थोड़ा सा एक बुलिश सेंटीमेंट आ जाएगा। तो आई थिंक कॉपर इज अ गुड सेल ऑन राइस फॉर इंट्राडे। ग्वार सीड में क्या करना चाहिए? छोटा जवाब। अनुज जी, आपसे सवाल था, ग्वार सीड में क्या करना चाहिए आज? देखिए ग्वार शीट में हमने एक रिकवरी आते हुए देखिए लोअर लेवल से यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं करीबन 5700 में। 5540 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 5950 तक हो सकता है। तो ग्वार सीड ग्वार गम दोनों में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, शुक्रिया अनुज जी आपका, बिटूपन आपका, रविंद्र जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में इतना ही, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके लिए होगा एफएमओ जंक्शन।